और जिन लोगों ने इसका विरोध किया उन पर गोली चलवा दी गई। संजय गांधी का मूड बना कि जिन लोगों ने मम्मी को परेशान किया है उन लोगों को चुन चुन के जेल में डालना है। इस दिन बिहार में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वहां की राजनीति बदल गई। सुबह 8 बजे इंदिरा गांधी ने रेडियो पर राष्ट्र के नाम संदेश सुनाते हुए कहा, भाइयों बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे आम जनता को डरने की जरूरत नहीं। ये इमरजेंसी पूरे 21 महीने चली और इस बीच देश का विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके मोरारजी तक सब जेल में बंद थे। इस इमरजेंसी को बाद में संविधान हत्या दिवस बोला गया। लेकिन भाइयों, इंदिरा गांधी जी को देश में इमरजेंसी लगाने की क्यों जरूरत पड़ी, समझते हैं इस वीडियो में। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 26 जून 1975 का दिन भारत के इतिहास का सबसे काला दिन कहा जाता है। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद 1967 में लोकसभा चुनाव हुए और फिर से एक बार कांग्रेस सत्ता में आती है, लेकिन इस बार कांग्रेस कई राज्यों में सरकार नहीं बना पाई, जिसके बाद विपक्षी नेता राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेस बात का नारा दिया। इंदिरा गांधी जी ने किसी तरह 1969 तक सरकार चलाई और इस टाइम इंदिरा गांधी चाहती थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, लेकिन मोरारजी जो कांग्रेस के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे वो पूंजीवाद के समर्थक थे, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण न किया जाए। इसलिए इंदिरा गांधी ने मोरारजी से कहा कि आपकी विचारधारा पार्टी की विचारधारा से नहीं मिलती, इसलिए आपका वित्त मंत्री पद से इस्तीफा चाहिए, लेकिन आप चाहें तो उप प्रधानमंत्री रह सकते हैं। जुलाई 1969 में मोरारजी को वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मोरारजी के रिजाइनिंग के 3 दिन बाद ही बैंकों के राष्ट्रीयकरण का आदेश आ जाता है। इसी टाइम लगातार कांग्रेस संगठन से इंदिरा गांधी की तकरार बढ़ती गई, जिसकी वजह से 1969 में कांग्रेस पार्टी से इंदिरा गांधी को बाहर निकाल दिया जाता है। वहीं इंदिरा गांधी जी ने जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद 1971 में फिर से एक बार लोकसभा चुनाव होते हैं और इस बार इंदिरा गांधी 252 सीटों के साथ विपक्ष को एक तरफा हरा देती हैं और यहाँ से सभी अपोजिशन पार्टी ये समझ गई कि इंदिरा गांधी जी को हराना इतना आसान नहीं है। इंदिरा जी के पीएम बनने के बाद जो उनके सामने सबसे बड़ा संकट आया वो था बांग्लादेश का। इंडियन गवर्नमेंट ने ईस्ट पाकिस्तान की हर प्रकार से सहायता की, जो बाद में मार्च 1971 में बांग्लादेश बना। इस युद्ध से इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पे नाम बहुत मजबूत हुआ और इसका श्रेय इंदिरा गांधी को दिया गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 1972 के विधानसभा चुनाव में 13 में से 13 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाती है। 1972 के अंत तक कांग्रेस सरकार का समय हर प्रकार से अच्छा चल रहा था। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि 2.5 साल बाद इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने की जरूरत पड़ी। तो 55 करोड़ की आबादी वाले देश में 1 करोड़ जनसंख्या का एकदम से बढ़ जाना, उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था करना आसान था नहीं। और जब सरकार ने ये सब किया तो सरकार का बजट ठीक ठाक हिल गया। फिर जब 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो उसने हमारी इकोनॉमी को ठीक ठाक हिला दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार धीरे धीरे परेशान होने लगी। क्योंकि समझने वाली बात ये है कि जब कांग्रेस के पास रुपए होंगे तभी वो जनता में कोई स्कीम चला पाएगी, तभी वो कहीं रुपए खर्च कर पाएगी, लेकिन उसके पास रुपए थे ही नहीं। 1973 से 1975 तक के साल को इंदिरा गांधी के पतन के साल कहा जाता है। इसी टाइम हमारे देश में ऑयल क्राइसिस आ गया, जिसकी वजह से पूरे देश में महंगाई बढ़ने लगी। अब इसे इंदिरा गांधी की किस्मत भी कह सकते, क्योंकि इस टाइम देश में सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से देश की आम जनता और संकट में आ गई। लेकिन यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बहुत अच्छा काम किया था। उनकी सरकार ने देश में कृषि सुधार के लिए एक टीम बनाई और इस टीम ने देश के कृषि क्षेत्र में बहुत काम किए, जिसे बाद में हरित क्रांति कहा गया। इसका रिजल्ट इंदिरा गांधी के टाइम देखने को मिला और 1 करोड़ रिफ्यूजी को खाना खिलाना हमारे देश के लिए इतना महंगा साबित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देश में सूखे और अकाल की वजह से स्थिति बिगड़ती गई और जो इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, बोल्टा बढ़ गई। 1973 के अंत तक इंदिरा गांधी के सामने 3 बड़े चैलेंजेस आए। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 बिहार और 3 रेलवे की हड़ताल। गुजरात का आंदोलन मोरारजी देख रहे थे, वहीं बिहार का आंदोलन जेपी देख रहे थे और वहीं रेलवे की हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस कर रहे थे। यहाँ समझने वाली बात ये है कि 1971 के चुनाव में ये सभी नेता जो हड़ताल कर रहे हैं वो सभी इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़े थे। इन तीनों समस्याओं ने कांग्रेस सरकार को लगभग कब्जे में ले लिया। उस टाइम पे गुजरात के सीएम चिमन भाई पटेल को बहुत ज्यादा करप्ट सरकार माना जाने लगा, जिसकी वजह से वहाँ के लोग चिमन भाई पटेल को चिमन चोर बोलने लगे। मोरारजी जो वहाँ आंदोलन कर रहे थे वो चिमन भाई पटेल का इस्तीफा मांगने लगे और इस प्रकार अंत में मोरारजी की वजह से गुजरात में कांग्रेस सरकार गिर जाती है। चिमन भाई अपना इस्तीफा दे देते हैं। गुजरात के आंदोलन का असर धीरे धीरे बिहार पहुंचने लगा। 18 मई 1974 इस दिन बिहार में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वहाँ की राजनीति बदल गई। इस दिन 3 छात्रों की वहाँ मृत्यु हुई। अब यहाँ पे आप सिनेरियो समझने की कोशिश करना कि गुजरात में कांग्रेस सरकार गिरी चुकी थी, धीरे धीरे बिहार में भी गिरने लगी थी और तीसरी कांग्रेस के लिए परेशानी थी रेलवे की हड़ताल। मई 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे की हड़ताल की घोषणा कर दी। ये आंदोलन पूरे 3 महीने चला और इस बीच 1 लाख कर्मचारियों ने अपना काम छोड़ दिया। धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे देश
देश में फैलने लगे। अंत में इंदिरा गांधी और जेपी के बीच एक मीटिंग हुई, जिसमें इंदिरा गांधी ने जेपी से कहा कि बिहार में आपके आंदोलन की वजह से वहां पर हम अपनी सरकार गिरा देंगे, लेकिन शर्त ये है कि ये खेल आप दूसरे राज्यों में नहीं करेंगे। लेकिन जेपी ने यहाँ सभी शर्तों को मानने से मना कर दिया। लेकिन दोस्तों, इंदिरा गांधी को सबसे बड़ा झटका लगा 1975 को। टाइमलाइन में कुछ पीछे चलते हैं। इंदिरा गांधी 1971 के चुनाव में रायबरेली सीट से 1 लाख वोटों से जीती थी। इस सीट से इनके खिलाफ राजनारायण साहब ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेटिशन डाल दी कि ये जो इलेक्शन हुए हैं इसमें इंदिरा गांधी जी ने गलत साधनों का प्रयोग किया है। इंदिरा गांधी पर 14 आरोप लगाए गए, जिसमें हाई कोर्ट ने 2 आरोप सही माने। पहला आरोप ये सही माना गया कि इंदिरा गांधी के जो चुनाव प्रभारी थे यशपाल कपूर, ये सरकारी कर्मचारी रहते हुए 7 जनवरी 1971 को कांग्रेस का काम संभाल लिया था, जबकि इन्होंने गवर्नमेंट जॉब से 13 जनवरी को इस्तीफा दिया था। इसका मतलब ये था कि 6 दिनों से ये सरकारी नौकरी में रहते हुए इंदिरा गांधी की मदद कर रहे थे, जो कि इलेक्शन रूल्स के हिसाब से गलत है। वहीं दूसरा आरोप ये प्रूव हुआ कि जब इंदिरा गांधी इलाहाबाद में रैली के लिए आई थी, तो रैली में स्पीच देने के लिए जो मंच बना था उसमें सरकारी कर्मचारियों ने मदद की थी। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि इन दोनों आरोपों के साबित होने की वजह से रायबरेली के 1971 के चुनाव रद्द किए जाते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी को 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से बैन कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इंदिरा गांधी के पीएम की कुर्सी छिन चुकी थी। 12 जून 1975 के इस फैसले से भारत की पूरी राजनीति बदल गई। उसके बाद इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उस टाइम के सुप्रीम कोर्ट के जज BR कृष्ण अय्यर ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी पीएम रहकर तो काम कर सकती हैं, लेकिन लोकसभा के मेंबर के रूप में सदन में ना तो बैठ सकती हैं और ना ही वहां वोट डाल सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 24 जून को, और इसी दिन जेपी ने घोषणा की कि 25 जून को दिल्ली में बहुत बड़ी रैली करेंगे। शाम के वक्त जब इंदिरा गांधी को ये बात पता चली कि कल दिल्ली में जेपी बहुत बड़ी रैली करेंगे, तो इंदिरा गांधी को लगा कि जेपी अपने भाषण में पुलिस कर्मियों को और अर्धसैनिक बलों से कह सकते हैं कि सरकार का आदेश मानना बंद कर दें, और जो इंदिरा गांधी को शक था वही हुआ। 25 जून 1975 को जेपी ने अपनी रैली में कहा कि ये जो सरकार है ये भ्रष्टाचारी सरकार है और हम लोगों को इस सरकार के आदेश मानना बंद करना पड़ेगा। और इसी रात इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगा दी जाती है, और इसी रात को इमरजेंसी लगने के बाद संजय गांधी का मूड बना कि जिन लोगों ने मम्मी को परेशान किया है उन लोगों को चुन चुन के जेल में डालना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके मोरारजी सबको जेल में बंद कर दिया गया। इमरजेंसी के टाइम देश का हर विपक्षी नेता, जवान से बूढ़ा, सब जेल में बंद थे। इमरजेंसी लगने के बाद संजय गांधी ने डेमोक्रेसी के 4th पिलर पे सबसे बड़ा हमला किया। देश में जिस दिन इमरजेंसी लगी उस दिन संजय गांधी के कहने पर प्रिंटिंग हाउस की लाइट काट दी गई और सभी जर्नलिस्ट को वार्निंग दी गई कि कोई भी न्यूज गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं छाप सकता। अब से संजय गांधी प्रिंटिंग हाउस में खुद बताएंगे कि न्यूज में क्या छापना है और क्या नहीं छापना है। कुछ पत्रकारों ने गवर्नमेंट के खिलाफ न्यूज छापने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बहुत बुरी तरह मारा गया। और कुछ पत्रकार जो इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ लिखते थे वो इमरजेंसी के टाइम देश छोड़ के भाग गए, और जो नहीं भाग पाए उन्हें संजय गांधी ने जेल में डाल दिया। इस टाइम तक पूरे देश में संजय गांधी और इंदिरा गांधी का शासन चल रहा था, क्योंकि लगभग देश का पूरा विपक्ष जेल में बंद था। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर अपनी गुस्सा दिखाने के लिए कि इन्होंने देश की मीडिया का क्या हाल कर दिया, द न्यूज एक्सप्रेस ने न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज ब्लैंक रखा। कुछ न्यूज़पेपर को छोड़कर देश की पूरी मीडिया इंदिरा गांधी के सामने झुकती नजर आ रही थी। इस टाइम एल के अडवाणी ने कहा कि मीडिया को झुकने के लिए कहा था, वो रेंगने लगी। इमरजेंसी ने देश के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को हिला के रख दिया था। वहीं दूसरी तरफ संजय गांधी ने देश में 5 सूत्री एजेंडा लागू कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा फैसला था नसबंदी का फैसला। इस फैसले ने लोगों के बीच दहशत फैला दी। लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर्स को भी ऊपर से टारगेट कंप्लीट करने का प्रेशर था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स लोगों को पकड़ पकड़ कर उनकी नसबंदी कर रहे थे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इमरजेंसी के टाइम देश में 60 लाख लोगों की नसबंदी हुई। इसमें 16 साल से लेके 70 साल तक के लोग शामिल थे। सही से इलाज और ऑपरेशन न होने की वजह से हजारों लोग मारे गए। संजय गांधी के द्वारा चलाए गए इस मिशन को हिटलर के चलाए गए नसबंदी मिशन से भी खतरनाक माना जाता है। इस टाइम संजय गांधी के सुंदरीकरण कार्यक्रम की वजह से दिल्ली की झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया गया, और जिन लोगों ने इसका विरोध किया उन पर गोली चलवा दी गई। अंत में 21 महीने चले इस इमरजेंसी को 21 मार्च 1977 को हटाने का ऐलान किया जाता है। इस इमरजेंसी के बीच देश में कई लोगों की मौत हुई। देश के कोने कोने पर दंगे हुए। इस इमरजेंसी ने देश की आम जनता को कुचलने का पूरा काम किया। वहीं इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने पुलिस और अर्धसैनिक बल की सहायता से आम जनता के आंदोलन को बुरी तरह से दबाया, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।